डाउनलोड करें एपीएच इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए बताते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको पढ़ाई क्या करनी है। जो आप पहले से आईएमईडी और प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ाई किए हुए हैं, उसी से मिलता जुलता ये सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टोटली थ्योरेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ मेथड, कुछ कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं थ्योरी के अलावा, मतलब कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स इसके अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको हिंदी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही कहेंगे। ठीक है, अब इनके कंटेंट और चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल 8 चैप्टर है और हम ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर भी देखेंगे। किसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में, किस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उन सब के बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल आपके 8 चैप्टर हैं, आप देख रहे होंगे फर्स्ट से लेकर के 8 तक। और 8 चैप्टर के बारे में देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपको प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। अब प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है। उत्पादकता शब्द आया है उत्पादन से, उत्पादन को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन आप पढ़े हुए हैं वही तो है ये। तो प्रोडक्शन क्या था कि रॉ मटेरियल लाए और उसको प्रोडक्ट में बना दिया, मतलब कच्चा माल ले उसको एक जो उत्पाद में आपने बदल दिया, तो वही तो प्रोडक्शन है। उसी प्रोडक्शन से बनता है प्रोडक्टिविटी। तो उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रोडक्टिविटी को जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, हम इसको प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है और प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में क्या अंतर है, इनके बारे में आप यहां पर देखेंगे। थ्योरी का सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, वेटेज इसमें ज्यादा है चैप्टर का। इसके बाद आता है आपका अगला जो चैप्टर है वो आता है वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन। अब चूंकि देखिएगा ये प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है वर्क स्टडी, लेकिन चूंकि यहां पर एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है तो इसका मतलब आप यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं वर्क स्टडी को। लेकिन वैसे बात करें तो वर्क स्टडी प्रोडक्टिविटी के अंदर ही आता है। अब कार्य अध्ययन, इसमें बेसिकली क्या है कि जब हम प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज होगा, उसमें आपका संयंत्र यानी उपकरण, संयंत्र यानी जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उनका कैसे सिस्टमैटिक तरीके से यानी एक सही तरीके से उसका यूज करना है, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि जैसे ही आप जो भी मशीन या संयंत्र हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप यूज करेंगे तो क्या होगा, फाइनली प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उसके बारे में आप यहां पर पढ़ने वाले हैं, वर्क स्टडी के बारे में, कार्य के अध्ययन के बारे में। जो कार्य हो रहा है उसकी स्टडी करेंगे कि कैसे हम जो है परफॉर्मेंस या प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यानी कार्य विधि अध्ययन। अब देखिएगा मेथड स्टडी में क्या है कि जो वर्क स्टडी का ही एक पार्ट है मेथड स्टडी, इसको कई बार मेथड वर्क स्टडी भी बोल देते हैं, यानी कार्य विधि अध्ययन भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी वर्क मेथड स्टडी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जो वर्क स्टडी वाला पार्ट है, जो मशीन यूज कर रहे हैं या जो उपकरण, जो इक्विपमेंट आप इसमें यूज कर रहे हैं, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैसे किस प्रिंसिपल पर हम मतलब एक तरीके से कहें तो एक तरीके से वो पुराने सिद्धांतों पे काम कर रहा है और हम उसको कैसे नए सिद्धांतों पे, नए टेक्नोलॉजी पर उस उपकरण को, उस मशीन को बेस करके प्रोडक्शन को बढ़ा दें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, या फिर जो उसकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, जो उत्पाद की जो एक तरीके से गुण है, उसको बढ़ा दें। तो बेसिकली यहां पर मेथड स्टडी में कैसे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के साथ, उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे मेथड स्टडी कार्य विधि अध्ययन के अंतर्गत। मतलब आप देखेंगे सीरीज में कि प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत आ गया आपका वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के अंतर्गत आ गया जो है वर्क मेथड स्टडी यानी कार्य विधि अध्ययन, इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सब एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी सीढ़ी की तरह एक के बाद एक के बाद एक आप जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला इसमें आता है इसी सब्जेक्ट में एक है आपका मोशन एनालिसिस। ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन एनालिसिस। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आपका आता है टाइम स्टडी और एक आपका होता है वर्क स्टडी। मतलब टाइम स्टडी और वर्क स्टडी तो आपका एक समय अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और वर्क स्टडी मतलब कार्य अध्ययन के बारे में देखेंगे। ठीक है, या मोशन स्टडी के बारे में भी आप इसमें देखेंगे। तो टाइम स्टडी और बेसिकली दूसरा है आपका मोशन स्टडी, इसके बारे में देखेंगे। तो 2 पार्ट आता है, दोनों के बारे में थ्योरी पूछी जाती है, यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इस चैप्टर से, दोनों के बारे में डिटेल में देखना है। अब देखिएगा टाइम स्टडी या मोशन स्टडी होता क्या। अब देखिएगा टाइम स्टडी है, टाइम स्टडी का मतलब समय का अध्ययन करना।
बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्कर को ही बनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि मार्कर के प्रत्येक प्रोसेस में, प्रत्येक जो प्रक्रिया हुई है उसमें कितना समय लगेगा। मतलब कि मान लीजिए फिनिशिंग हुई है तो फिनिशिंग में कितना समय लगा, ग्राइंडिंग हुई है तो ग्राइंडिंग में कितना समय लगा, टर्निंग में कितना लगा, फेसिंग में कितना लगा, सेंटरिंग में कितना लगा, ग्रूविंग लगाया तो ग्रूविंग में कितना लगा, चैम्फर काटे तो चैम्फर में कितना लगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक प्रोसेस में कितना समय लग रहा है और क्या उतने समय में वो प्रोसेस अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में यहां पर टाइम स्टडी के बारे में आप यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज्यादा है इस चैप्टर का, इस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। हम इस पर आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। वैसे तो हम सभी चैप्टर को फोकस करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा चूंकि वेटेज ज्यादा है, 2 क्वेश्चन कम से कम आता है, 3 से 4 क्वेश्चन तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन के बीच वेरी करता रहता है इस चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका वर्क मेजरमेंट, कार्य का मापन करना। अब वर्क मेजरमेंट का मतलब हो गया कि जो कार्य हो रहा है उसको किस किस तरीके से, किस किस आधार पर आप उसको जो है माप सकते हैं, उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड से, इसमें कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, कुछ जो है एक तरीके से जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में आप देखेंगे। इस तरीके से आप इसके बारे में डिटेल में यहां पर पढ़ाई करेंगे। अगला जो आपका आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स, मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजनाएं। अब देखिएगा वेजेज और इंसेंटिव बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिएगा कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी उत्पादन होता है तो उसके लिए जो वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसका जो है डेडिकेशन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो ज्यादा मायने करता है। कहने का मतलब अगर कोई वर्कर ज्यादा मन से काम कर रहा है तो ये ज्यादा चांसेस है कि जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है अच्छा तैयार होकर के बाहर आ जाएगा। तो उसमें क्या है, अब किसी मजदूर की मजदूरी को आप टाइम से देंगे या बढ़ा देंगे, या उसके इंसेंटिव जो उसकी प्रोत्साहन है उसको टाइम टू टाइम दे, उसकी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा, फाइनली वो एक तरीके से उसको मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन अगर होगा, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो ज्यादा जो है मन से वो उस काम को करेगा। तो फाइनली जब वो ज्यादा मन से काम करेगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। तो इंसेंटिव या वेजेस जो है इसके कई अलग अलग कारण है, कैसे कैसे आप इंसेंटिव दे सकते हैं। हो सकता है कि वो रेगुलर जो है उसकी अटेंडेंस 100% हो गई तो आप उसको इंसेंटिव दे दिए, ठीक है। उसने एक्स्ट्रा टाइम काम किया तो इंसेंटिव दे दिया। तो इस तरह के त्योहार आ गया कोई तो उसमें आप उसको अलग से बोनस दे दिए। तो ये सब क्या है, इंसेंटिव स्कीम्स ही तो है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को, यानी जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, जो ऑपरेटर है, उनको आप यहां पर एक तरीके से क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट आईएमईडी में मोटिवेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, डिटेल में चर्चा करी है। तो मोटिवेशन यहीं से तो आता है। ये इस तरीके से ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इस पर फोकस भी करेंगे और जो है इस पर हम और डिटेल में चर्चा भी करेंगे जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। अगला आपका आता है इसमें स्टोर मैनेजमेंट, भंडारण प्रबंधन। अब स्टोर मैनेजमेंट क्या है, इसमें डिटेल में आपको ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल आता है इसको स्टोरेज कैसे करना है, कहां पर जो है स्टोरेज करें, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद कहां स्टोर करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के बनने के बाद डिस्पैच नहीं हुआ है, अभी फाइनल प्रोडक्ट बन गया, डिस्पैचिंग नहीं हुई, अभी वो माल जो मार्केट में गया नहीं है, तो उससे पहले उसका जो भंडारण है, जो उसका एक तरीके से उसको कहां इकट्ठा करके रखना है, उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। दूसरी बात और है, जब मशीनों पे काम हो रहा होता है तो आप देखे होंगे जितने लोग इंडस्ट्रियल विजिट किए हुए हैं कि एक तरफ तो रॉ मटेरियल, एक तरफ तो क्या होता है, इन प्रोडक्ट होता है, जो मतलब वर्क पीस होता है जिसपे काम करना, दूसरी तरफ क्या होता है, उस वर्क पीस पे काम हो चुका होता है। यानी एक तरीके से रॉ मटेरियल और प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट, फिर रॉ मटेरियल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, इस तरीके से काम होता रहता है। तो उसके बारे में आप यहां पर डिटेल में देखेंगे, स्टोर मैनेजमेंट यानी भंडारण प्रबंधन के बारे में, ठीक है। चैप्टर ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अगला आपका आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, औद्योगिक सुरक्षा। ये बहुत मायने रखता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। पहले एक्चुअली क्या है कि मैं आपको ये बता दूं कि पहले ये जो सब्जेक्ट था आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका नाम था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। तो जो आपके जो सीनियर लोग हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं 3-4 साल पहले, वो इसी सब्जेक्ट को वो भी पढ़े थे, वो पढ़े हुए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, IES के नाम से पढ़ते थे। अब क्या है कि सब्जेक्ट वही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, सेफ्टी वाला पार्ट हटा दिया गया, लेकिन चूंकि चैप्टर के अंतर्गत है
लेकिन केवल सब्जेक्ट के नाम में सेफ्टी हटा दिया गया है और लेकिन सब्जेक्ट के अंदर सेफ्टी आ जाती है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, कैसे एम्प्लॉय की सेफ्टी हो, रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी कैसे करनी हो। कुल मिला के सेफ्टी के अंतर्गत फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग से कैसे सेफ्टी हो और शॉर्ट सर्किटिंग से कैसे हो। तो बहुत सारी जो भी आपके उपकरण हैं मशीन के या फिर जो है पूरी इंडस्ट्री के, उनकी सेफ्टी के बारे में आप डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सेफ्टी में बहुत सारी चीजें मायने करती हैं कि जो एक तरीके से जो निकास द्वार होता है, जो इन आउट होता है, उस द्वार का, उस गेट की साइज कितनी होनी चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर आपका फ्लोर वाइज आपके इंडस्ट्री है तो फ्लोर में सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, प्रॉपर जो है पानी की व्यवस्था है या नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो अग्नि दमन जो आपके संयंत्र होते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से लगे या नहीं लगे, उन सब का पूरा डिटेल आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत आ जाता है। औद्योगिक सुरक्षा के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पूरे सब्जेक्ट का आपने परिचय देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और अब हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। आपका जो पहला चैप्टर है प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पर आपको ये 4 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, 1, 2, 3 और आपका यहाँ वर्क स्टडी के ऊपर, क्योंकि वर्क स्टडी पर डिपेंड कर जाता है आपका मेथड स्टडी। तो वर्क स्टडी पढ़ेंगे तो आपका मेथड स्टडी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन है तो यहाँ तो चूंकि क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी या व्हाट इज प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से मेथड है, उनके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। तो पहले चैप्टर को आप छोड़ेंगे नहीं, सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही है, फोर्थ आपका मोशन एनालिसिस है, फिर आपका इसमें जो है 6th चैप्टर आपका वेजेस से संबंधित है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बेसिकली जो 4 से 5 चैप्टर है इस पर ज्यादा आप ध्यान देंगे, बाकी चैप्टर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है आपका, तो क्वेश्चन तो सभी चैप्टर से आने हैं। हाँ, मैंने ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो है थोड़ा सा कम पढ़ाई करते हैं उनके लिए, लेकिन जो पूरे 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए तो पूरा सब्जेक्ट जो है पूरे चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है प्रोडक्टिविटी, हिंदी में इसको उत्पादकता कहते हैं। और इस चैप्टर में प्रोडक्टिविटी में हम जो है टोटल 7 कंटेंट है, मतलब 7 टॉपिक है, उसके बारे में देखेंगे हम, हिंदी इंग्लिश बारी बारी में देखेंगे। तो प्रोडक्टिविटी से पहले हम प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, यानी उत्पादन के बारे में, क्योंकि उत्पादन से ही बनता है उत्पादकता, यानी प्रोडक्शन से बनता है प्रोडक्टिविटी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। अब टॉपिक पर आने से पहले एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, इंफॉर्मेशन आपके लिए। इंफॉर्मेशन ये है कि 6 सेमेस्टर का जो कोर्स है वो ऐप में अवेलेबल हो चुका है, और 6 सेमेस्टर के साथ 4 सेमेस्टर का भी कोर्स अवेलेबल है। और इसका जो इस समय होली आने वाली है तो उसका एक कोड आया हुआ है, कूपन कोड आपके लिए जो लाभदायक होगा, जिससे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा उस कोर्स के लिए। वैसे कोर्स का प्राइस बहुत नॉमिनल है, और जो कोड है आपका वो है HOLI, होली फॉर यू। ये कोड है आपका, इस कोड का आप लाभ उठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक जो है डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आर्थिक तौर पर आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। अच्छा, इस कोर्स के बाद एक SSC JEE का कोर्स आने वाला है हमारा। उस SSC JEE के कोर्स में जो स्टूडेंट्स SSC JEE का कोर्स लेंगे और जो जिन्होंने ये कोर्स लिया हुआ है तो उनको एक अलग से उसमें डिस्काउंट मिलेगा, मतलब एक विशेष लाभ उनको वहां पर मिलेगा। अच्छा, आपके लिए एक और जानकारी, अच्छी जानकारी ये है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो भी ऐप पर अवेलेबल है, और उसमें मैकेनिक्स आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। क्योंकि मैकेनिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी तो है, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर को पढ़ते हैं तो उतना सीरियस नहीं थे, मैकेनिक्स को आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़े थे। यहां पर आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मैकेनिक्स जो है उसका वेटेज आगे की कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा रहता है, और उसको प्रफुल्ल सर पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, आप जो है उसका लाभ लीजिए और अपने जूनियरों को बताइए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है, क्योंकि उनको मैकेनिक्स और मैथ जैसा सब्जेक्ट उनको वहां पर मिलने वाला है, और उसका कोई प्राइस नहीं है, वो फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, तो आप भी लाभ लीजिए और अपने जूनियरों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, एक बात और है कि जो आपको 4th सेमेस्टर वाले जूनियर्स हैं, जो मतलब आपके जूनियर्स हैं, उनको हमारे बारे में बहुत कम पता है। क्योंकि आप लाभ लेते हैं, आपको फायदा हुआ है, तो आप चाहिए कि आपको ये होना चाहिए कि आप जो है इस फायदे को, इस लाभ को उनके तक भी पहुंचाए, जिससे क्या होगा कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, तो उनका भी ग्रोथ हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। अभी जो आपका टॉपिक है, जो इसमें पहला टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का परिचय। अब देखिएगा, उत्पादकता का परिचय का मतलब प्रोडक्टिविटी होती क्या है उसके बारे में देखना है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादकता, उत्पादन से बना हुआ है, उत्पादन से कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे सिमिलर है। मान के चलिए कि रॉ मटेरियल कच्चा माल आया और उसको अपने फिनिश प्रोडक्ट, एक अंतिम उत्पाद में बनाया। मान के चलिए कैसे
कि एक लोहे का सामान आया, उस लोहे के सामान से आपने बाइक बना दी। तो लोहे के सामान जो कच्चा माल था वो तो लोहा था, यानी स्टील या लोहा जो भी था, उससे आपने बाइक बना दी। तो बाइक बनाने के बीच में जितने प्रोसेस हुए हैं उन सबको मिला करके प्रोडक्शन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, बाइक तो बन गई, लेकिन कितनी बाइक बनी, यानी प्रोडक्टिविटी, मतलब उसका कितना क्वांटिटी, उस हिसाब से आपका ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है। डेफिनेशन पर आएंगे तो और आसानी से और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है वो आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। अब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक ये है कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो है उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जिससे कि उत्पादकता बढ़े या घटे। देखिएगा, जब फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर में ये होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस प्रोडक्टिविटी को घटाते हैं, तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी आई जिसमें कि सब्सिडी मिल गई कंपनियों को, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी आई, टैक्सेस का रेट बढ़ गया, टैक्स वगैरह बढ़ गए, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है गवर्नमेंट के पॉलिसी पर, एक तरीके से जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट की पॉलिसी, उस पर, टेक्नोलॉजी बेस, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का व्यवहारिक माप। अब व्यवहारिक माप क्या है, समझते हैं इसको। अब जब उत्पादकता है, मतलब प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी किस किस मामले में हो रही है ऐसे समझिएगा। जैसे इसके अंदर की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी श्रम उत्पादकता, मतलब कितना श्रम आपने किया, कितने मजदूर लगाए और किससे कितना उसमें उत्पादन हुआ, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ऐसे समझिएगा, कोई भी कंपनी या कोई भी मैनेजमेंट यही सोचता है, चीप एंड बेस्ट, जैसे आप सामान लेने जाते हो ना, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और टिकाऊ, उसी तरीके से ये होता है कि कितना आपने एम्प्लॉय लगाया और उससे कितना आपने एक तरीके से काम करवाया, यानी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा रही। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय लगाए 100, काम आया 110 का, एम्प्लॉय लगाए 80, वही काम आया 110 का। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय कम, प्रोडक्टिविटी और काम ज्यादा, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा। तो ये आ जाता है आपका लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर। इसी तरह फाइनेंस प्रोडक्टिविटी आता है, मशीन प्रोडक्टिविटी आता है, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी आता है, एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी आता है। ऐसे कई कारक हैं इसके अंदर जो हम डिटेल में आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखिएगा, अब यहां पर अंतर पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन में क्या है कि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलते हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी होगी, जो दक्षता होगी, जो क्षमता होगी, वो प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्ट बनाया, तो सिंपल समझिएगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल आया, उसको प्रोसेस किया, उस पर आपने काम किया और प्रोडक्ट बना दिया, यानी उत्पाद बना दिया, तो कहलाएगा प्रोडक्शन। और ये हुआ कि अब इसमें एफिशिएंसी हो गई, कितनी दक्षता, कितनी अच्छे तरीके से आपने मशीन को यूज किया और जो इक्विपमेंट्स है या जो स्किल लेबर है उनको यूज करा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का बन गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर भी आप यहां पर देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वह कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अब जो उत्पादकता अगर कम हो गई, यानी कम उत्पादकता के कारण, किस कारण से उत्पादकता आपकी कम हो रही है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। पहले तो हम उस कमियों के बारे में समझेंगे, कौन से ऐसे कारक है कि जिनकी वजह से उत्पादकता कम हो रही है। भाई जब हमें कारक पता चल जाएंगे, फैक्टर्स पता चल जाएंगे, पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तभी तो हम उसमें काम करेंगे कि हम इसको ग्रोथ कर सकें। तो इसके बाद पहले, चूंकि टॉपिक क्या है, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण, पहले कारण का पता लगाएंगे। उन कारण को पता लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, है ना, सही करेंगे ना उसका। भाई देखो, पता तो चल गया कि जिसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है, तो क्या ये पता करके आप बैठे थोड़ी रहेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। तो अगला टॉपिक वही तो है, मेथड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता में वृद्धि की विधियां। अब उत्पादकता में वृद्धि कैसे करें, इंप्रूवमेंट कैसे लाएं, उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। तो कुछ फैक्टर्स है, कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। आगे आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब देखिएगा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। अब मानकीकरण का मतलब होता है पैरामीटर, मतलब मानक। मानक की बात करें, यानी उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण का योगदान। अब मानकीकरण का योगदान ये रहा कि जो है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, जो लेबर यूज किया जा रहा है, वो किस स्टैंडर्ड का, किस मानक का है। ऐसा तो नहीं कि जो लेबर यूज किया जा रहा है वो वर्क लोडेड है, वो या अनस्किल्ड है, वो या वो स्ट्रेस फ्री, काफी स्ट्रेस में काम कर रहा है। तो क्या करेगा,
वो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को कम करेगा। तो स्टैंडर्ड बनाना होगा। वो ये देखो, लेबर को 8 घंटे नौकरी करनी है, उसका एक ही काम है तो वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक लेबर है, वो कटिंग कर रहा है, तो कटिंग ही उसको करवानी है। अगर आपने उसे ग्राइंडिंग, टर्निंग, फेसिंग अलग ऑपरेशन करवाने लगे तो क्या वो कटिंग कर पाएगा? ना तो वो सही से कटिंग कर पाएगा, ना ग्राइंडिंग कर पाएगा, ना टर्निंग कर पाएगा, ना फेसिंग कर पाएगा। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड बनाना है कि ये देखो तुम्हारा काम जो है तुम्हें वही काम करना है, उसके अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं देना। इसका मतलब उस पर वर्कलोड नहीं बढ़ाना है। तो ये स्टैंडर्ड हो, यानी हर एक चीज की एक लिमिटेशन से एक बाउंड्री बनाई गई है। उस बाउंड्री में रहते हुए प्रोडक्शन को करना ही क्या कहलाएगा? आपका स्टैंडर्डाइजेशन इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यानी स्टैंडर्डाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए आते हैं, आपका जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता के जो है परिचय, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए बहुत ज्यादा उत्पादकता हो चुकी है, मतलब कहते कहते, तो चलिए डेफिनेशन पर डायरेक्ट आते हैं और समझते हैं इसको। एक बहुत सिंपल सा प्रॉपर सा डेफिनेशन है, उसको समझेंगे। बहुत आसान से भाषा में इसको समझ लीजिएगा तो आप डेफिनेशन को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन पर आते हैं। इट इज द रेशियो। अब क्या है? एक रेशियो है, अनुपात है, बिटवीन, किसी के बीच का अनुपात है। किसके बीच का अनुपात है? द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसका अनुपात है? द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड, और दूसरा क्या है? द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम। यानी जो आउटपुट है वो और जो इनपुट है वो, इन दोनों का जो है अनुपात ही क्या है? आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। किसके अंदर? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस है उस समय जो आउटपुट है और जो इनपुट है, इन दोनों का अनुपात। अब आउटपुट में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आता है, और इनपुट में क्या आ रहा है? रिसोर्सेज कंज्यूम आ जा रहा है। ठीक है, तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी क्या हुई कि रेशियो है, किनके बीच का रेशियो है? आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट में क्या आ रहा है? आपका गुड्स एंड सर्विसेज आ जा रहा है, और इनपुट में क्या आ रहा है? आपका रिसोर्सेज कंज्यूम आ रहा है। ये कब आ रहा है? जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर इसको हिंदी में समझें तो यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग किए गए संसाधनों के इनपुट के बीच का अनुपात है। मतलब बात यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि देखो भाई, ये अनुपात होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? आउटपुट में क्या आ रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, एंड इनपुट में क्या आ रहा है? आपका रिसोर्सेज कंज्यूम आ रहा है। तो दो चीजों का अनुपात है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सिंपल कोई पूछे क्या है प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट में भी लिखेंगे क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, और इनपुट में लिखेंगे रिसोर्सेज कंज्यूम। कब? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस में। मतलब ये वस्तुओं और सेवाओं, पहला अनुपात, पहला क्या रहेगा? ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग, इन दोनों का अनुपात रहेगा। यानी अगर बात करें अनुपात की, एक आएगा उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग, ये नीचे रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोलेंगे आप? जो है प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो फॉर्मूले पर आए तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपकी? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और आउटपुट में आता है गुड्स एंड सर्विसेज, और इनपुट में आता है रिसोर्सेज कंज्यूम। इस तरीके से आप इसको जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन हो जाता है। इसका एक तरीके से आपका यहां पर परिभाषा आपको मिल जाता है। चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी राज्य की या देश की गवर्नमेंट जो होती है, वो क्या करती है? वो चाहती है कि उसके देश में जो भी कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्री है, उसका उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। कोई नहीं चाहता कि प्रोडक्टिविटी घटे, प्रोडक्टिविटी बढ़े। ताकि क्या हो? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा होगी, तो पैसे का जो है फ्लो ज्यादा होगा। यानी जो एक तरीके से जो अमाउंट है, यानी जो फंड है, फ्लो ज्यादा होगा। जब मार्केट में फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगी? अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो हर देश का यही एक जो उद्देश्य होता है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। और अर्थव्यवस्था बढ़ती कब है? जब पैसे का फ्लो होता है। अगर पैसा इकट्ठा होकर कहीं रखा गया तो अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है? बहुत ज्यादा जोर लगाती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक संस्था बनाई है। तो संस्था का नाम है आपका एनपीसी। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। समझिएगा, एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? कंपनियों की प्रोडक्टिविटी को खुद एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसका विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि कंपनियों का प्रोडक्टिविटी घट क्यों रही है। अब भाई देखो, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो धीरे कंपनी बंद हो जाएगी। अब कंपनी बंद हो जाएगी तो उतने लेबर जो है या जो श्रमिक है, जो इंप्लॉय है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा? देश की जो वृद्धि है, यानी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस कंट्री का, वो धीरे धीरे
मतलब कम होने लगेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि क्या हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि जो है कंपनी का ग्रोथ हो, और कंपनी का ग्रोथ हो तो कंपनी का जो प्लांट लगेंगे 1 2 3 4 प्लांट, तो उतना ही ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा। तो नेशनल जो है प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी राष्ट्रीय उत्पादकता जो परिषद है, इसका उद्देश्य होता है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। अब बढ़ाने के तरीके हैं कुछ, समझिएगा, सुनिएगा इसको। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ट्रेनिंग जैसा कुछ वो लाती है एक तरीके से कि ट्रेनिंग सेशन कराती है, जिससे कि लोग जो उसके लेबर है या जो उसके एम्प्लॉय है वो ट्रेंड हो सके। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स ले आती है, गवर्नमेंट टैक्स में कभी जो है सब्सिडी देती है, मतलब टैक्स में कम कर देती है, या हो सकता है कि जब डिमांड बढ़ रही हो उस समय रॉ मटेरियल जो आ रहा है इनके पास, उसका जो है उसमें कुछ अलग सा छूट दे रहे हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को क्या करती है, इन्हें जो सपोर्ट करती है। दूसरा, और गवर्नमेंट जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसको भी क्या करती है, इंप्लीमेंट करवाती है। इन लोगों से कहती है भैया उसे आप ग्रहण करें, नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण करें। उसके जो मशीन वगैरह है बाहर से इंपोर्ट करवाना होता है, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है कि ठीक है मशीनें आप इंडिया में नहीं है तो आप इंडिया से बाहर से ले आइए उस मशीनों को। तो मशीन जो या जो भी इक्विपमेंट या जो टेक्नोलॉजी बाहर से आते हैं तो उनका जो है उन्हें ये सपोर्ट करते हैं। आपको एक बात और बता दूं, जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में दौरा करता है, यानी जब भ्रमण करता है, उस समय क्या होता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल जाता है। ऐसा मत सोचिए कि प्रधानमंत्री गए तो अकेले जाते हैं, उनके साथ 150 लोग जाते हैं। वो जो 150 लोग होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ, जिस देश में जाते हैं वहां पर वो व्यापार का समझौता करते हैं। अब व्यापार का समझौता करने का मतलब क्या हो, वो वहां उस कंट्री में जाते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं वगैरह वगैरह। उससे क्या करते हैं, वो जुड़ते हैं। तो उससे क्या होगा, जो देश के अंदर की कंपनियां उनके अंदर ग्रोथ होगा। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इतना मैंने डिटेल इसलिए बताया आपको कि जब आप कंटेंट आपसे पूछा जाए, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया, 10 नंबर में क्वेश्चन है जो आपके यहाँ एग्जाम में आते हैं, जैसे भी आते हैं, उसको आप क्या करेंगे, डिटेल में आप लिख सकेंगे इसके बारे में। तो इतना मैंने बताया। फिर आप एनपीसी के बारे में लिख सकेंगे, बता देंगे गवर्नमेंट की संस्था होती है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल होता है, राष्ट्रीय जो उत्पादकता परिषद होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे। ठीक है सर, तो ये टॉपिक आपका पहला टॉपिक क्लियर होता है। चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है, देखिएगा, चूंकि ये सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल में क्या है कि कंटेंट आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट देने के फायदे क्या है। कॉन्सेप्ट देने का सबसे बड़ा फायदा है कि रटना नहीं पड़ेगा आपको। रटना नहीं पड़ेगा तो लाइफ टाइम काम आएगा, और लाइफ टाइम में जब भी आप कॉन्सेप्ट आपको ध्यान आएगा तो हम जरूर ध्यान आएंगे, क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट याद आता है तो वो जरूर याद आता है जो टीचर कॉन्सेप्ट दिया रहता है। इसी बहाने जो है हम भी आपको याद आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता के को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। अब कौन कौन से ऐसे कारक है जो उत्पादकता को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं, सीधे इफेक्ट डालते हैं। एक होता है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी लाभ भी दे सकती है और हानि भी दे सकती है, मतलब ये प्रोडक्टिविटी को बेनिफिट भी देखा और हो सकता है कि इससे उसका नुकसान भी हो। अब सरकारी नीतियां, सरकारी जो सरकारी नीति होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दी, तो अब टैक्स या जीएसटी जो बढ़ती है तो एक तरीके से क्या होता है, उसका प्रभाव तो आता है ना कंपनी के फंड पर। अब कंपनी का फंड होगा, अब कंपनी के पास फंड उतना ही है, उसमें से कुछ पैसा और ज्यादा वो गवर्नमेंट को देने लगेगी, तो क्या होगा, दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा प्रोडक्टिविटी उसकी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, या फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी किसी कंपनी को तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए। तो पहला फैक्टर आपका क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी। दूसरा आपका आता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन की गुणवत्ता। अब मानव संसाधन की गुणवत्ता यह है, अब मान लीजिए किसी कंपनी के पास कुशल कारीगर है, ठीक है। अब कुशल कारीगर है यानी एक आप स्किल्ड लेबर है, तो क्या करेंगे, वो स्किल्ड लेबर है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को वो और ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पर रिसोर्सेस की, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, क्वालिटी, अगर वो अनस्किल्ड हुए, मतलब अकुशल लेबर हुए, मतलब उन्हें ज्यादा अता पता नहीं है, वो बस काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो जो उत्पादन करेंगे उसमें वो एक तरीके से एफिशिएंसी या दक्षता नहीं लाएंगे। तो एक तरीके से क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित करती है। अगर स्किल्ड लेबर हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, अगर वही लेबर आपके स्किल्ड नहीं हुए तो प्रोडक्टिविटी आपकी घट सकती है, ठीक है। अगला आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अब देखिएगा वित्त की उपलब्धता, तो ये देखो अब कुछ भी करना हो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी फंड की बात हो रही है यहाँ पर। अब कंपनी के पास यानी इंडस्ट्री के पास फंड है यानी वित्त है, तो क्या होगा, वो भी जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और घटाने में जो है लाभदायक होता है। अब कंपनी के पास मान लो फंड है, पैसा है,
अब पैसा है तो कंपनी क्या करेगी, रॉ मटेरियल ज्यादा लेगी, तो रॉ मटेरियल ज्यादा लेगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। कंपनी के पास फंड है तो इंप्लॉय ज्यादा भर्ती करेगी, इंप्लॉय ज्यादा जो है रिक्रूट करेगी, तो सैलरी देने के लिए फंड पैसा चाहिए ना। तो वो सब मतलब फाइनेंस क्या कर रहा है, सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है आपके प्रोडक्टिविटी को, तो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अगला आपका आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिक विकास। अब देखिएगा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है यानी प्रौद्योगिक विकास है, इसके अंतर्गत कंपनी के अंदर अगर टेक्निकल मशीनें यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई देखो अब रेट बढ़ जाएगा ना, जो प्रोडक्शन करने का जो रेट होगा बढ़ जाएगा। ऐसे मान के चलिए एक लेथ मशीन है, एक सीएनसी मशीन है। अब आप तो बता ही सकते हैं कि लेथ मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करता है या सीएनसी मशीन, तो आप कहेंगे सर सीएनसी ज्यादा करता है। और दूसरी बात और है कि कई ऑपरेशन को एक साथ करता है, प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है सीएनसी में, लेथ में नहीं आती इतनी। तो आप जब इतना जानते ही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से सीधे प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन आपका ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी है तो प्रोडक्शन आपका कम होगा। इसीलिए कंपनियां क्या करती है, अपने जो बड़ी कंपनियां हो रही है वो एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम होता है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है। मतलब कि जो है आपका एक अनुसंधान एवं विकास एक विभाग होता है, उस विभाग के अंतर्गत वो यही देखते हैं कि कैसे जो है रॉ मटेरियल में कटौती की जाए और प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, मतलब कच्चा माल को कम करते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ा दिया जाए। यही काम होता है आपका R&D डिपार्टमेंट का, ठीक है। और नई नई टेक्नोलॉजी को ये एनालिसिस करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनके कंपनी के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए बेहतर होगा। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आपका सीधा तौर पर प्रभावित कर रहा है। देखिएगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि फैक्टर अफेक्टिंग जो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसको इसलिए जरूर पढ़िएगा, तो जो भी हम पॉइंट आपको बता रहे हैं इसमें आप डिटेल में जरूर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको पॉइंट समझा दिया आप बस इतना ही लिख के छोड़ेंगे, नहीं भाई साहब, आप इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है वो जरूर लिखेंगे आप, ठीक है। तो समझिएगा इसको, समझते हुए आगे बढ़िएगा। अगला आपका आता है नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक कारक। कुछ प्राकृतिक कारक भी होते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्राकृतिक कारक का मतलब होता है सीजन। अब मान के चलिए कि जो है ठंड आती है तो उस समय ठंडियों के कपड़े की जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, भाई डिमांड रहेगी। अब अगर उस कपड़ों की बात करें गर्मियों में तो उतनी डिमांड नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब मौसम की बात करें। दूसरा, और जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो नेचर हो सकता है वो आकस्मिक कोई घटना घटित हो, जैसे कि मान के चलिए आंधी आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, इस तरीके से चीजें भी होंगी जो एक तरीके से सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे, आपके प्रोडक्टिविटी के मतलब प्रोडक्टिविटी को सीधे तौर पर ये इफेक्ट डालती है, ठीक है। अगला आपका आता है इसमें मैनेजरियल टैलेंट, प्रबंधकीय प्रतिभा। अब देखिएगा मैनेजरियल टैलेंट आता है मैनेजमेंट से। अब कोई भी कंपनी को जो चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, प्रबंधन की जरूरत होती है। मैनेजमेंट क्या करता है, वो हर चीज को एनालिसिस करता है, देखता है कि भाई ठीक है जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है कि नहीं। हम ऑलरेडी बता रखे हैं, एक बार आपको IMD एक सब्जेक्ट है उसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, HR मैनेजर होता है, स्टोर मैनेजमेंट अलग होता है, सेल्स मैनेजर अलग होता है। ये जितने मैनेजर होते हैं वो अपने अपने काम को एक तरीके से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं और उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो जो एक तरीके से जो मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी वो जो है वो प्रभावित करेगी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो क्या होगा, अगर वो मैनेजमेंट जो होगा उसमें टैलेंटेड लोग होंगे, तो यानी उनकी प्रतिभावान लोग होंगे और उस मैनेजमेंट के अंदर, तो वो क्या करेंगे, एक तरीके से जो पॉलिसीज बनाएंगे वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से अगर टैलेंट नहीं होंगे, टैलेंटेड लोग नहीं होंगे मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्टिविटी कम भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब जितने भी फैक्टर पे हमने चर्चा करी है, जितने भी आपके कारक हैं, वो सभी कारक जो है वो प्रभावित करते हैं आपके प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को। वो बढ़ा भी सकते हैं और वो घटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर पर हमने 2 टॉपिक पे चर्चा करी। पहला आपका था इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होता है। तो एक सिंपल भाषा में और फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी उत्पादकता जो होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट हो सकता है। सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अगर आप इसमें NPC के बारे में लिखना चाहें तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, इसके बारे में भी लिखेंगे। गवर्नमेंट की संस्था होती है और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। दूसरा इसमें जो टॉपिक था वो था फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारक के बारे में आपने देखा। और टोटल आपके पास इसमें 6 टॉपिक पर हमने चर्चा करी। डिटेल में आप इस पॉइंट को समझेंगे फिर लिखेंगे इसमें। और इन दोनों टॉपिक में बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से पढ़ेंगे। ये 5 नंबर में आता है या 10 नंबर में, जैसा भी आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हो उसमें ये आता है, तो डिटेल में आप इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स अब देखते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं पूरे को। आपने देखा 2 टॉपिक तो यहाँ पर क्लियर हो गया, आपने अच्छे से इसको समझ भी लिया। अब चलते चलते हम आपको कुछ फिर से रिवाइज आपको बताना चाहते हैं कि जो इस समय ऑफर आया हुआ आपके लिए होली फॉर यू, कूपन आपको होली फॉर यू है, ठीक है, इसको समझिएगा। और दूसरी बात ये है, देखिए एक बड़ी जो समस्या निकल के आ रही है तो ये निकल के आ रही है कि आप लोगों को तो पूरी जानकारी है, आप लोग हमें भी समझते हैं और प्रोफेसर को भी जानते हैं, आप ये समझ चुके हैं कि कोर्स वगैरह सब मिलता है और प्रॉपर मिलेगा, और लास्ट में जो आपको जो शॉर्ट वीडियो मिलते हैं ना 2 या 2.5 घंटे, वो कितना लाभदायक होता है आप उसे जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात और है, जो क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आपको मिल जाते हैं, कई बार आप लोग कहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपने उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू भी देखी कि उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। अरे वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को परफेक्टनेस है, हम लोग को पता है कि किस सब्जेक्ट में क्या आना है, कि यही काम ही है, हम लोग यही समझते हैं क्योंकि काफी सालों से करते आ रहे हैं। अरे बहुत लंबा अनुभव है हम लोगों के पास, बात ये है, ठीक है। देखिए दूसरी बात ये है कि जो आपके जूनियर्स हैं 4th सेमेस्टर वाले, उनको इसकी जानकारी बहुत कम है या वो दुविधा में है, उन्हें उतना पता नहीं है, वो बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं। तो कब जो आपके जूनियर्स हैं, वो आपसे कुछ इसके बारे में पूछें तो आप उन्हें क्लियर बताइए कि नहीं ऐसा है कि कोर्स आपको सब कुछ क्लियर है, यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलता है, शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, टाइम टू टाइम क्या होता है कि सीधे जो संडे वगैरह को जो भी आप जो है उसमें हम लाइव आते हैं, लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह लाइव चलते हैं आपके, ठीक है। तो उन सब के बारे में डिटेल में देखिएगा। और एसएससी जेईई का बैच आने वाला ही है, जो लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं वो उससे जुड़ेंगे, और वो जो है आपके पास एक बात और, मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास आ रहा है, 2nd सेमेस्टर फ्री है टोटली, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ऐप से जुड़े रहिए, वो आपको सब मिलेगा ऐप में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब यही जो है इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग